नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। सूरज आज बहुत खुश था। आखिर पूरे 20 साल बाद उसकी मुलाकात उसके कॉलेज के दोस्तों से हो रही थी। उसके सबसे पक्के दोस्त सुरेश ने पुराने छात्रों से पुनर्मिलन समारोह का आयोजन उन्हीं के कॉलेज में रखा था। पार्टी के बाद अगले दिन उसके सभी खास मित्र मोहन, सचिन और विशाल भी सुरेश के ही घर पर इकट्ठा हुए। चाय नाश्ते के बाद सब बातचीत कर रहे थे। बातों बातों में सूरज के उस समय के पड़ोसियों का भी जिक्र आ गया। कुछ अंधविश्वासी थे और कुछ डरपोक भी। जिस पर मकान में सूरज इंदौर में रह रहा था, वहाँ अधिकतर गांव के कम शिक्षित लोग रहते थे। वो मकान किराए पर देने के लिए ही बनाया था। सूरज के सही मित्र उसे हमेशा किसी दूसरी अच्छी जगह पर रहने की सलाह देते थे, पर वो सूरज की बजट में नहीं था। उसके अड़ोस पड़ोस में कुछ अच्छे सभ्य परिवार भी थे जिनके मकान बहुत अच्छे थे, पर उन सब का सूरज के मकान मालिक से कुछ विवाद था। महीने में 2-3 बार सूरज जिस मकान में रहता था, उसके आसपास कभी नींबू मिर्च तो कभी कुछ और टोने टोटके की सामग्री पड़ी हुई मिलती थी। सिर्फ सूरज को छोड़कर उस मकान के सभी लोग हमेशा भूत प्रेत और किसी अनिष्ट के डर से चिंतित रहते थे। सूरज का मकान मालिक इसके लिए हमेशा उसके मोहल्ले वालों को कोसता था। कई बार उनमें विवाद भी हो जाता था, पर सूरज इन सब बातों को नहीं मानता था। वो अपने पड़ोसी को समझाने का बहुत प्रयास करता था, पर सब व्यर्थ जाता था। सुरेश और बाकी दोस्तों ने सूरज के पड़ोसियों का मजाक उड़ाना चालू कर दिया। इस पर आपत्ति करते हुए सूरज ने कहा, यार वो लोग जैसे भी थे, जितना मैं तुम लोगों को याद करता था उतना उन्हें भी याद करता था। उनसे मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। पता नहीं वो लोग कहाँ हैं। अब आज यहाँ आने से पहले मैं वहाँ उनसे मिलने भी गया था, पर अब वहाँ उनमें से कोई नहीं रहता। इस पर सुरेश ने सूरज के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे यार तू तो इतना सेंटी क्यों हो रहा है? हमने कब कहा कि वो बुरे लोग थे? पर वे थे बहुत पुराने ख्यालात के अंधविश्वासी लोग। हमेशा किसी टोने टोटके के डर से डरे रहते थे। ये सब बातें हमें तो खुद बताता था। तुम ही बताओ, क्या तुम्हारे वहाँ रहते ऐसी कोई घटना हुई थी जिसे तुम भूत प्रेतों से जोड़ सको? एक गहरी सांस लेकर गंभीर मुद्रा में सूरज ने कहा, हाँ यार, एक बड़ी विचित्र घटना हुई थी जिसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया था, तुम लोगों को भी नहीं। सूरज की यह बात सुनकर सब लोग दंग रह गए। सचिन ने आश्चर्य से सूरज की तरफ देखते हुए कहा, अबे ऐसी कौन सी बात हो गई थी जिसे तूने हम लोगों से भी छुपाया, वो भी इतने सालों तक? शांत स्वभाव से सचिन को देखते हुए सूरज ने कहा, वो बात ही ऐसी थी यार, मैं बहुत डर भी गया था और थोड़ा परेशान भी था कि ये बात किसी को बताऊं या नहीं। मुझे लगा कॉलेज में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। वैसे भी उसके बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सूरज के इस जवाब पर विशाल ने बड़ी बेसब्री से, भाई मेरे हुआ क्या था वो तो बता। उसी गंभीर मुख्य मुद्रा में सूरज ने बताना चालू किया। वो दिवाली के बाद की बात थी। उस दिन भी कॉलेज से लौटकर होमवर्क निपटाकर खाना बनाकर और खाकर रात को पढ़ने के बाद करीब 11:30 बजे मैं सो गया। बड़ी अच्छी नींद आई थी, पर थोड़ी देर बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी छाती पर कोई बड़ा भारी सा वजन रखा है, जैसे रेत से भरी हुई बड़ी बोरी। मुझे दम घुटने का एहसास हुआ। मैं घबरा कर उठ बैठा। मेरी सांस बड़ी तेज चल रही थी। लाइट जलाकर देखा तो 1:30 बज रहा था। मुझे पहली बार कुछ अजीब सा लग रहा था। माहौल में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। बड़ी घुटन सी लग रही थी।
पर मैंने सोचा शायद आज थकान ज्यादा हो गई है, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं फिर से सो गया। जैसे ही मेरी नींद लगी, फिर वही एहसास हुआ जैसे मेरे ऊपर कोई बहुत भारी वजन रखा हो और मेरा दम घुटने लगा। मैं फिर घबरा कर उठ गया। जल्दी से मैंने लाइट जलाई। इस बार मुझे कुछ भी डर नहीं लगा और मेरी धड़कन भी बढ़ गई थी। इससे पहले मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं सोच में पड़ गया। कोई बुरा सपना भी नहीं आया था उस रात। अचानक मेरे मन में मेरे पड़ोसियों के टोने टोटके और भूत प्रेतों वाली बातें कौंध गई। पर फिर भी मैंने सोचा कि शायद मेरी तबीयत खराब हो रही है और ये मेरे मन का वहम है। पर मेरा दिल और दिमाग ये बात मानने को तैयार नहीं थे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और सर्दी जुकाम या बुखार जैसा भी मुझे कुछ नहीं था। इतना कहकर सूरज रुक गया और उसने थोड़ा सा पानी पिया। उसके बाद क्या हुआ, मोहन ने पूछा। फिर उसी गंभीर अंदाज में सूरज ने बताना चालू किया। इस बार मैंने लाइट नहीं बुझाई। मैं समझना चाह रहा था कि आखिर ये सब क्या है, लेकिन मेरी नींद लगते ही फिर मेरे साथ वैसा ही हुआ। इस बार मैं बहुत घबरा गया था। अब मुझे विश्वास होने लगा था कि ये मेरे मन का भ्रम नहीं है। पर मेरे कमरे में कोई भी डरावना चेहरा या भूत प्रेत जैसी आकृति दिखाई नहीं दी। मेरा मन कर रहा था कि कमरे से बाहर निकलकर अपने पड़ोसियों से मदद मांगूं, पर मेरा दिमाग इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। एक तो वो लोग वैसे भी अंधविश्वासी हैं, पता नहीं क्या समझेंगे। दूसरे मुझे लग रहा था कि कहीं वो मेरा मजाक न उड़ाएं, क्योंकि मैं अक्सर उनको समझाता रहता था कि ये सब उनके मन का वहम है। घड़ी देखी तो 2:15 बज गए थे। सोचा खिड़की खोल लूं, पर दिल के अंदर से आवाज आ रही थी कि खिड़की मत खोलना। फिर सोचा कि दरवाजा खोलकर छत पर घुमाऊं, पर फिर जैसे दिल के अंदर से कोई बड़ी आवाज मुझे बाहर जाने और दरवाजा खोलने से मना कर रही थी। तुम लोग उसे दिल की आवाज या अंतर आत्मा की आवाज समझ सकते हो, पर मेरे अंदर से कोई चीज मुझे कह रही थी कि आज यहाँ पर कोई बड़ा खतरा है और मुझे किसी भी हालत में सोना नहीं चाहिए। मैं बहुत डर गया। मेरे साथ इससे पहले बहुत ही कम ऐसा हुआ था और मेरे अंदर किसी चीज ने मुझे किसी खतरे के संकेत दिए हों, पर जब भी ऐसा हुआ वो बात सही साबित हुई। थोड़ी देर तक मैं जागता रहा, फिर कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। फिर वही छाती पर कोई बहुत भारी सा वजन और दम घुटने का एहसास हुआ। आंखें खोलने पर दिखाई कुछ नहीं दिया, पर मेरा दम घुट रहा था। इस बार मैंने जैसे अपने ऊपर से उस चीज को धक्का देकर गिरा दिया जो मुझे नजर नहीं आ रही थी। मेरी चीख निकल गई। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, कौन है यहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। पर मेरी बात का कोई जवाब नहीं मिला। इतना कहकर सूरज ऐसे चुप हो गया जैसे वो सब घटनाएं उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठी हो। सबके चेहरे पर गंभीरता थी। मोहन को तो पसीना आ गया था। बाप रे, उसके मुंह से निकल पड़ा, और तुमने ये बात हमसे छिपाए रखी। सुरेश ने कुछ नाराजगी प्रकट करते हुए सूरज से कहा। अरे यार, पहले उसकी बात तो पूरी सुन लो, सचिन ने सुरेश को टोकते हुए कहा। आगे बताओ सूरज, उसके बाद क्या हुआ? सहमति से सिर हिलाते हुए सूरज ने कहा। मेरी घबराहट बढ़ती जा रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कमरे से बाहर जा नहीं सकता था। कमरे के अंदर कोई अदृश्य शक्ति मुझे सोने नहीं दे रही थी। खिड़की या दरवाजा खोल नहीं सकता था। मन कर रहा था कि पानी पी लूं या थोड़ी सी चाय बनाकर पी लूं, पर फिर मेरे अंदर से कोई चीज मुझे ऐसा करने से मना कर रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि चाय पीने के बाद लघु शंका लगने की स्थिति बन सकती है और अभी कमरे से बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। तो फिर मैं क्या करूं? कमरे के अंदर भी खतरा है? मैंने अपने अंदर से आ रही उस आवाज से पूछा। दिल से बस यही आवाज आई, जागते रहो, बस सोना मत। मन मारकर मैंने टेबल से फिजिक्स की बुक उठा ली और बिस्तर पर बैठकर पढ़ने लगा, पर रत्ती भरी पढ़ने का मन नहीं लग रहा था। फिर पता नहीं चला कब नींद लग गई और फिर वही अदृश्य चीज आकर मेरी छाती पर बैठ गई और मेरा दम घुटने लगा। फिर मैंने उसे धक्का देकर अपने से अलग किया और मैं जोर से चिल्ला पड़ा, तेरी साले,
हिम्मत है तो सामने आना, सोए हुए पर क्या वार करता है। मैंने पलंग के पास पड़ा हुआ एक लकड़ी का डंडा उठाया और उसे पूरे कमरे में बेतहाशा घुमाने लगा कि शायद वो अदृश्य शक्ति से टकरा जाए, पर कुछ नहीं हुआ। गुस्से में मैंने अपना पूरा सामान और बिस्तर भी चेक किया, अपनी अटैची और बर्तन तक चेक किए, पर कहीं कुछ नहीं था। सूरज की ये बातें सुनकर सुरेश और सचिन की हंसी आ रही थी, जबकि मोहन अभी भी गंभीर था। तब सूरज ने भी थोड़ा हंसते हुए कहा, तो और क्या करता मैं। मेरी आंखों से नींद पूरी तरह भाग चुकी थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। 4 बज गए थे उस वक्त। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पहली बार मेरी नजर अपने कमरे में लगे भगवान विष्णु के पोस्टर पर पड़ी। मैं रोज उसकी आरती करता था। मुझे गुस्सा आ गया कि जिनकी मैं रोज पूजा करता हूँ वो भी मेरी सहायता नहीं कर रहे। आखिर भगवान की तस्वीर होते हुए कोई भूत प्रेत जैसी चीज यहाँ कैसे आ सकती है। पर फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि किसी गंभीर खतरे के वक्त तुम जो ये अपने दिल से आवाज सुनते हो वही भगवान की तुम्हारे लिए सहायता है। अब मुझे खिजियाहट होने लगी। यदि रात भर जागता रहा तो सुबह खाना बनाकर कॉलेज कैसे जाऊंगा। सोचा अपने कमरे के ठीक बगल वाले पड़ोसी राम सिंह भाई साहब को जगा लूं। अपने पड़ोसियों में मेरी सबसे अच्छी उनसे ही बनती थी। मेरे और उनके कमरे के बीच एक दरवाजा था जिसे हम दोनों अपनी अपनी तरफ से लॉक रखते थे और पर्दे भी डाल रखे थे। पर मेरा मन ये बात नहीं मान रहा था। तुम लोगों को याद होगा कि उस वक्त मैं सेना भी जानता था। मैंने यह बात अपने पड़ोसियों को भी बता रखी थी। मुझे लगा कि कहीं वो मेरा मजाक न उड़ाने लगे कि ऐसा डरपोक लड़का सेना में कैसे जाएगा। पर मेरे अंदर से वही आवाज कह रही थी, मुझे उन्हें जगा के उनसे पूरी बात बता देनी चाहिए। मैंने हमारे बीच के उस दरवाजे को खटखटा के उनको कई बार आवाज दी, पर उस तरफ से कोई उत्तर नहीं आया। मैं निराश होकर पलंग पर बैठ गया। तब मेरे मन में पहली बार यह ख्याल आया कि आज रात कोई शायद लघु शंका करने के लिए नहीं उठा है। जब से मैं वहाँ रह रहा था ऐसा कभी नहीं हुआ था कि रात को टॉयलेट के दरवाजे और हैंडपंप की आवाज 2-3 बार न आए। उस घर का टॉयलेट, बाथरूम और हैंडपंप ठीक मेरे कमरे के सामने आंगन में बाईं ओर था। तब मुझे लगा कि शायद ये जो भी अदृश्य शक्ति मुझे परेशान कर रही है जरूर ये मेरे पड़ोसियों को भी सता रही होगी। इसलिए आज कोई भी डर के मारे बाहर नहीं निकल रहा है। मैं बुरी तरह से बेचैन था कि अब क्या करूं। अचानक मुझे याद आई कि भूत प्रेत हनुमान जी से डरते थे। मुझे हनुमान चालीसा पूरी याद थी। अब मैं पलंग पर बैठकर मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। थोड़ी देर बाद घड़ी देखी तो 4:45 बज गए थे। मुझे तेज नींद आने लगी और मैं फिर से सो गया। फिर वही छाती पर वजन और दम घुटने का एहसास हुआ। मैं अदृश्य शक्ति को धकेलते हुए फिर घबराकर उठ बैठा। फिर मैंने गालियां बकते हुए वही डंडा पूरे कमरे में घुमाना चालू कर दिया, पर सब व्यर्थ। मैं थक कर पलंग पर बैठ गया। अब मुझे जोरों से प्यास लग आई थी और सिर में भी दर्द होने लगा था। मैंने सोचा कि डिस्प्रिन खाकर पानी पी लूं, पर फिर मेरे अंदर की आवाज ने मुझे ऐसा करने से रोका। मैंने खिजिया कर उसे मन ही मन पूछा कि तो और क्या करूं। फिर मेरे दिल से आवाज आई कि थोड़ी देर और जाग लो, सुबह 5:40 पर इस शक्ति का असर समाप्त हो जाएगा, जब सो जाना। मैंने घड़ी देखी तो 5:15 बज चुका था। फिर मैंने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उतना समय काटा। ठीक 5:40 पर कमरे का वो भारीपन अचानक गायब हो गया। कमरा अचानक जैसे ताजी हवा से भर गया हो। लगा कि वो घुटन भरा माहौल खत्म हो गया था। मैंने पानी में डिस्प्रिन घोलकर पी और सो गया। फिर बड़ी अच्छी नींद आई। ऐसा कहकर सूरज ने जैसे उस रात को याद करते हुए चैन की सांस ली। मोहन ने आश्चर्य से सूरज की तरफ देखते हुए कहा, यार मुझे तो तेरी बात सुनकर कपकपी छूट गई। पता नहीं कैसे तूने वो रात काटी। तुम्हारी जगह यदि मैं होता तो बचाओ बचाओ चिल्लाकर शोर मचाने लगता। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें
और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर करें। और अगर आपके पास भी कोई कहानियाँ हैं तो हमें ज़रूर भेजें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ अपलोड करते रहते हैं। और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपको मिलता हूँ अगली कहानी में। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।